ये पहली बात तो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बशीरा है, बशीरा, ठीक है, ये बशीरा है, ठीक है, बशीरे के बचपन की फोटो है, ये बशीरा है। ऑक्सीजन व नाक से भी अंदर जा सकता है और मुंह से भी अंदर जा सकता है। ये ऑक्सीजन गया 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 लंग्स, है ना, लंग्स के ये ब्रीथिंग है, ये ब्रीथिंग है, फिजिकल प्रोसेस है। तो इसके पास तो लंग्स नहीं है ना, तो लंग्स होना जरूरी नहीं है ब्रीथिंग के लिए। इनके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? आओ चले आइसक्रीम सूंघते सुंगाते फरजाना मिली औसम, कब साइकिल पूरी याद हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि जितना आसान है ना, ये इतना आसान है, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ना टीचर इसको, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ये इतना आसान है, देखो ध्यान से क्या होता है, आराम से समझना। जैसे मान के चलो ये डायमंड है, ये गोल्ड है, और ये हमारे पास पैसे हैं, नोट हैं, गांधी वाले नोट हैं। तो ये डायमंड है, इससे 3 एटीपी बनते हैं। ये गोल्ड है, इससे 2 एटीपी बनते हैं। और ये आपको पता है कि हमेशा ये वाली जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में है, ये ऐसा नहीं है। बात समझ आएगी नहीं है? ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है रिस्पायरेशन, ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है, बट ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, रवि, करण, रोहन, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह और मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। वो ना मिले तो ना सही, ये इश्क है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था उन्हीं का हूं, वो मेरे नहीं तो ना सही। सर पुराने वाला शेर ठोक दिया सर, चालाक बन रहे हो। अच्छा सर, क्या कर रहे हो सर? बॉटनी की फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझ आया कि नहीं आया? इससे पहले मैंने फोटोसिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अभी क्या करेगा? अभी अपन रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स पढ़ाएगा। समझ आया तुमको? बहुत अच्छे से समझ आया। बशीर जी ठीक हो ना? पेपर है 5 दिन के बाद, अगर अभी भी नहीं पढ़ रहा है, अभी भी चाटा कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, तो तुम्हारा गलता है। तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना तुम फेल हो जाएगा। बाद में हमको मैसेज करेगा, सर हमने 23 नंबर का किया है, क्या हम पास हो सकता है? बेटा अभी 50 नंबर का कर लोगे ना, 1 शॉट कर लोगे तो 1 शॉट ध्यान से देखो ना, 1 घंटे का 1 शॉट है, तुम्हारा क्या जा रहा है? ओके सर, बहुत फालतू का बोलते हो, चलो रिस्पायरेशन स्टार्ट करें। लेके प्रभु का नाम करते हैं रिस्पायरेशन स्टार्ट। एक छोटी सी बिंदी बना देते इधर, है ना। मैंने बच्चों को नोट्स दिए ना, उन्होंने पता क्या, मेरी मूछें बनाई हुई ऐसे ऐसे ऐसे, गब्बर सिंह की मूछें बनाई हुई, ऐसे मूछें बनाई हुई। यार क्या नोट्स दिए आपको, आराम से पढ़ो, इतने अच्छे नोट्स दिए, कलर्ड नोट्स हैं, फोटो लगाया, मूछें बना रहे, बिंदियां बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बिंदियां बना रहे, देख के भी क्या यार, मतलब क्या बना के रख दिया। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूजन होती है कि यार ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फर्क है? ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फर्क है? बात ध्यान से समझना, समझने वाली बात है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फर्क है। ब्रीथिंग का लिटरली अगर मैं अच्छे से बोलूं, जो ब्रीथिंग एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें आप सांस अंदर लेते हो एंड सांस बाहर छोड़ते हो। इंस्पायरेशन होती है और एक्सपायरेशन होती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिला के क्या बोलते हो? ब्रीथिंग है। मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, मतलब ऐसे करना, ये ब्रीथिंग है, फिजिकल प्रोसेस है। अच्छा कुछ बच्चे ना ब्रीथिंग को ही रिस्पायरेशन समझने लेते हैं। बेटा रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, खाना C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। दैट इज 36 एटीपी एनर्जी देता है। बात समझ है कि नहीं है? मतलब जो आप समझ रहा है
कि रिस्पायरेशन सांस लेना होता है, बट रिस्पायरेशन वो नहीं है। रिस्पायरेशन हमने ऐसा दिमाग में रख लिया परसेप्शन उसके लिए, बट जो सांस अंदर बाहर लेना होता है वो ब्रीथिंग होता है। और रिस्पायरेशन एक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी देता है। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी जो मैंने बोला है। चलो ठीक। सर ये रिस्पायरेशन कहां चलता है? रिस्पायरेशन हमारे सेल में चलता है। कहां पे चलता है? सेल में चलता है। अच्छा होता क्या है? होता ये है, आराम से समझना इस चीज को, बिल्कुल आराम से। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि हर एक बच्चे को समझ आए। देखो होता क्या है, ये ऑक्सीजन वा है, ये ऑक्सीजन वा, ये अंदर गया, ये ऑक्सीजन, ये नाक से भी अंदर जा सकता है बशीर के। ये पहली बात तो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बशीरा है, बशीरा, ठीक है, ये बशीरा है, ठीक है, बशीरे के बचपन की फोटो है, ये बशीरा है। ऑक्सीजन व नाक से भी अंदर जा सकता है और मुंह से भी अंदर जा सकता है। ये ऑक्सीजन गया 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 लंग्स, है ना। लंग्स के एंड में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या होती है? एल्वियोलाई होती है, ठीक, बात समझ आएगी नहीं? फिर एल्वोलाई से अगर आप अच्छे बच्चे हो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, एल्वोलाई सीधा ऑक्सीजन देता है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन इसको पकड़ता है और ब्लड के जरिए कहां ले जाता है? सेल्स में ले जाता है। ये सेल्स में ले जाता है। ये ऑक्सीजन हमारी कहां पहुंच गई है? सेल्स में पहुंच गई है, सेल्स में पहुंच गई। उस तरफ से आपने एक तरफ से खाना खा रहा होते हैं, ये आपने खाना खा चुका होता है, और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड उठाता है और कहां लेके आता है? ये सेल्स में लेके आता है। बात समझ है कि नहीं है? अब सेल्स में हमारे पास क्या क्या है? सेल में हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, और साथ में ये ऑक्सीजनवा भी आ गया है, जिसकी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पानी प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें 36 एटीपी एनर्जी निकल रहा है। और हमारा सेल, ये जो स्किन सेल है, ये अच्छे से काम कर रहा है। आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन भी यहां पे पहुंचा, ग्लूकोज भी यहां पे पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पे पड़ा निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर, ये इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से बशीर साहब के मुंह से बाहर। और कुछ बच्चे बोल रहे सर कान से बाहर। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? ऑक्सीजन मुंह से और नाक से ही तो बाहर आएगा, कान से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बाहर आएगा? मुंह और नाक से बाहर आएगा ना, कि कान से बाहर आएगा? या कुछ भी बोल देते हो। अच्छा बात समझे कि नहीं? और ये जो सेल के अंदर हुआ, सेल के अंदर क्या हुआ? दैट इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी एनर्जी बनी है। ये एक रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज रिस्पायरेशन। जी देखो, रिस्पायरेशन ये रिएक्शन है, ठीक, और ब्रीथिंग सांस अंदर लेना और बाहर लेना है। समझ आया बशीर साहब? बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। ब्रीथिंग एक फिजिकल फिनोमिना है, और रिस्पायरेशन ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिस्पायरेशन है जो सेल के अंदर चलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से समझना। देखो 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 देखो, कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताने। देखो, बच्चा ये सोचता है कि C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलके यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 एटीपी एनर्जी, है ना, कि ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में ये क्या हो रहा है? ये हमारा फूड है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। बच्चा ये सोचता है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में है। ये ऐसा नहीं है। बात समझ आएगी नहीं है? ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है रिस्पायरेशन, ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है, बट ऐसा नहीं है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, है ना। कुछ स्टेप्स का नाम दे दिया है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, और कुछ स्टेप्स का नाम दे दिया है, दैट इज कर्ब्स साइकिल। तो इस पूरी रिएक्शन को हमने
ऐसे करके पढ़ना है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब छोटा बशीरा बड़ा बशीरा बन गया है, तो ये छोटी रिएक्शन याद नहीं करेगा, इसको डीप करके पढ़ेगा। मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फॉस्फोइनोल पाइरेट में, में। ये आस्ता आस्ता करके मैं आगे बताऊंगा। मतलब ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अच्छा, ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये जो एनर्जी आपको नेट मिल रही है 36, ये शुरू में किस किस फॉर्म में निकलेगी मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। एक निकलेगी NADPH2, NADPH2, एक FADH2, और एक ATP के फॉर्म में ही निकलेगा। मान के चला, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसा है, हम चीज ले सकते हैं ना, तो हमारे पास अगर डायमंड हो तो उससे भी तो चीजें ले सकते हैं ना, बात समझिए। तो ऐसे मान के चलो ये डायमंड है, ये गोल्ड है, और ये हमारे पास पैसे हैं, नोट हैं, गांधी वाले नोट हैं। तो ये डायमंड है, इससे 3 ATP बनते हैं, ये गोल्ड है, इससे 2 ATP बनते हैं, और ये आपको पता है कि हमेशा 1 ATP ही बनता है। ये बेसिक था जो मैंने आपको बताया। बेसिक क्या बताया कि जो रिएक्शन है ये मल्टीपल स्टेप में चलती है, और आपको मैंने बोला जो ये एनर्जी निकलती है ये सिर्फ ATP के शक्ल में नहीं निकलती, ये NADPH2, ये क्या है, डायमंड। बस ऐसे याद रखा, ये क्या है, डायमंड। ये 3 ATP देगा, ये हमारे पास क्या है, गोल्ड, ये 2 ATP देगा, और ये ATP क्या है, रुपीज, जो हमें 1 ATP ही देगी। बात समझ आई कि नहीं आया? ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपने गूगल पे जाना है, NADPH2 की फुल फॉर्म सर्च मारनी है, निकोटिनामाइन एडिनिमाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। मत सोचते हो मास्टर को नहीं आता, ठीक है। उसके बाद FADH2 की फुल फॉर्म और ATP की फुल फॉर्म। ATP को तो हर एक को आती है ना, चाहे नाजिया हो, बशीरा हो, रुखसाना हो, फरजाना, सबको ATP की फुल फॉर्म आती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ आई? इतनी बात क्लियर होगी। हमने इस चैप्टर में यही रिएक्शन पूरी डिटेल से पढ़नी है। ओके, अच्छा, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि एक सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, डू प्लांट्स ब्रीथ, कि क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? तो इसका आंसर आएगा यस। तो इसके पास तो लंग्स नहीं है ना, तो लंग्स होना जरूरी नहीं है ब्रीथिंग के लिए। इनके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, स्टोमेटा, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन ऐसे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर आता है। तो प्लांट्स भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा। और भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट्स की बॉडी में जिसको बोलते हैं लेंटिकल्स। 99% जो रिस्पायरेशन होती है ना, ब्रीथिंग जो होती है वो स्टोमेटा से ही होती है। अच्छा, रिस्पायरेशन का मतलब आपको समझ आया ना, कि दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या ये प्लांट्स में होती है रिस्पायरेशन? क्या रिस्पायरेशन प्लांट्स में होती है? क्या रिस्पायरेशन प्लांट्स में होती है? क्या रिस्पायरेशन प्लांट्स में होती है? मतलब क्या C6H12O6 प्लस O2 क्या ये प्लांट्स में होती है? हाँ होती है। प्लांट्स भी खाना कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, और अपने लिए ATP भी बनाते हैं। तो यस प्लांट डज रिस्पायरेशन। तो प्लांट्स भी रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना। अभी फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते भी हैं, ऑक्सीजन लेते भी हैं। देते जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेते जब जो अपना खाना बनाया है अपने लिए, उस खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, ओवरऑल रिस्पायरेशन में क्या होता है? ओवरऑल रिस्पायरेशन एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जिसमें इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। ओवरऑल आपको पता है कि इस सेल में ऑक्सीजन भी आता है, इस सेल में C6H12O6 भी आता है। आराम से सुनना, ठीक।
ये सेल खोल दिया मैंने, तो जो खाना है सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में। ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। इस स्टेप को बोलते हैं दैट इज ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या होता है? एटीपी निकलता है। यहां पे क्या निकलता है? एटीपी, एनर्जी निकलती है। इसीलिए तो खाने को ऑक्सीडाइज किया, एनर्जी निकली। फिर ये जो पायरूवेट होता है, ये जो पायरूवेट होता है, ये पायरूवेट होता है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, वहां पे क्या निकलता है? एटीपी निकलता है। अब मेरी बात सुनो, एटीपी भी निकलते हैं बट NADPH2 भी निकलता है, मतलब NADH भी निकलता है। ठीक है, ये भी एनर्जी करेंसी 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 है। ये इधर ग्लाइकोलिसिस में भी निकला, ये इधर सिट्रिक एसिड में भी निकला। ठीक है, अब ये जो FADH2 और NADH2 ये बैंक में जाते हैं, मतलब ये जो डायमंड है और ये जो गोल्ड है ये बैंक में जाएगा। बैंक में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको, ETS बोलते हैं, ETS बोलते हैं। और यहां से NADH एंड FADH2 ये दोनों कन्वर्ट होके ATP बन के बाहर निकलते हैं और नेट में आपके पास 36 ATP बनते हैं। ये एक ओवरऑल व्यू था। किसका ओवरऑल व्यू था? रिस्पायरेशन का। कि वो जो आपका छोटा सा स्टेप था कि ग्लूकोज डायरेक्टली आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते थे ना, वो पहले पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, हमने अब पढ़ना क्या है? ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, कब साइकिल पढ़ना है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। देखो, पहला है ग्लाइकोलाइसिस। पूरा ध्यान इधर रखना, ये एक 10 स्टेप रिएक्शन है। समझ आया कि नहीं है? ये क्या है? एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ये क्या? एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये स्टार्ट ग्लूकोज से होती है और ग्लूकोज से ये स्टार्ट होती है और ये एंड कहां पे होती है? ये एंड होती है पायरूवेट में। बात समझ आई कि नहीं? आगे सर समझ। अच्छा, ये चलती कहां पे है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ठीक है, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसका जो सेकंड नेम है वो आपका होमवर्क है। जल्दी से अभी वीडियो कट करो, गूगल से सर्च मारो कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी जल्दी, आपको ऐसे EMW कुछ आ रहा होगा, जल्दी से देखो क्या चीज है वो। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये समझ आया। अब होता क्या है? होता ये है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, यहां पे शुरू में एनर्जी लगेगी। यहां शुरू में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। कितनी ATP लगती है? 2 ATP। मतलब जो ATP पहले से ही होगी ना वो इधर लग जाएगी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा, तो यहां पे ATP जनरेट हो जाएगी। यहां पे क्या बनेगी? ATP बनेगी और यहां पे 2 ATP बनेगी। मतलब ये वाले दो ATP यहां खर्च हुए थे वो यहां पे दोबारा बन गए। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से ये कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फिर 1,3 बिस बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट और यहां पे NADH बना। NADH बना। ये NADH कितने बने? 2 NADH बने। ठीक है, अभी तक दो ATP बने और वो खाई भी गए। अब 2 NADH बने, मतलब यहां पे डायमंड बना। ठीक, उसके बाद मान के चलो ये कन्वर्ट हुआ फॉस्फोग्लिसरेट में और यहां पे दोबारा 2 ATP बनी हैं। मतलब ये वाली इसके साथ कैंसिल हो गई थी, अब ये नई 2 ATP हैं। ठीक, अब सुनना ध्यान से। फिर फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर फॉस्फोइनोल पायरूवेट, फिर पायरूवेट और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो रिएक्शन खत्म होगी। नेट में आप ध्यान से देखो कि ये -2 ATP खाई गई थी। 2 ATP यहां पैदा हुई और 2 ATP यहां पैदा हुई, है ना? 2 और 2 कितने होगी? 4 ATP होगी। ओहो, डेथ नोट। बशीर साहब क्या कर रहे हो?
आए हाय, बाजू को दर्द है। ठीक है, 2 एटीपी नेट में पैदा हुई और फिर 2 NADPH2 यहां पे पैदा हुई। तो 2 एटीपी और एक NADPH2 क्या क्या इसको आप ये P को छोड़ दो, NADPH। ठीक है, ये फॉस्फोरेट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को सेम चीज ही है। आप NADH याद रखो। ठीक है, ये कितना है 2 NADH है। ठीक है, ये एक करता है 3 एटीपी, 2 करेगा 6 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस में नेट में कितने एटीपी हुए? नेट एटीपी कितना है? नेट एटीपी है 6 यहां से और 2 ऊपर से। 6 और 2 कितना? दैट इज 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से निकलता है। ठीक है, अब यही एटीपी हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करता है। अच्छा सुनना, देखना, जो पाइरुवेट बना है, ये पाइरुवेट पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एक लिंक्ड रिएक्शन है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या करने जाएगा? कर्ब साइकिल करने जाएगा। होप आपको ये चीज क्लियर होगी बशीर साहब। और एक चीज याद रखना कि जब ये रिएक्शन होगी यहां पे भी 2 डायमंड निकलेंगे। 2 डायमंड मतलब 2 NADH निकलेंगे। ठीक, जो क्या करेंगे? एटीपी बनाएंगे बाद में। तो 2 इंटू 3 एटीपी यहां पे बनेंगे 6 एटीपी। मतलब ये जो लिंक्ड रिएक्शन है, इस लिंक्ड रिएक्शन में भी 6 एटीपी पैदा होते हैं। तो अभी तक कितने एटीपी हुए? 8 एटीपी पीछे और 6 इधर, 14 एटीपी बन चुके हैं। ठीक है, यही एटीपी ही इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन में, एनर्जी ही चाहिए होती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो ये है हमारे पास कर्ब साइकिल। ठीक, सुनना, कर्ब साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल है, देख रहे होगे, एक साइकिल है। इसमें ध्यान से रखना, इसमें होता क्या है? इसमें ये स्टार्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सिट्रेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो यहां पे आप देखोगे Na6, समझना, मैं ये बाद में समझाऊंगा कि यहां पे NADH भी प्रोड्यूस हो रहा है, FADH2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, और एटीपी भी प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये कर्ब साइकिल ऐसी है जिसमें डायमंड, गोल्ड और रुपी भी पैदा हो रहे हैं। अब इसके मैं नेट बताऊंगा आपको बाद में कितने पैदा हो रहे हैं, बट अभी ध्यान से देखो। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये स्टार्ट होती है विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सिट्रिक एसिट्रेट में, और यहां से पानी क्या होता है? बाहर आता है। फिर ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। ठीक है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और यहां पे NADH निकलता है। ध्यान रखना, NADH यहां पे निकलता है आइसोसिट्रेट में और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। फिर जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से नीचे आते हो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां पे भी NADH निकलता है, और फिर आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां पे एटीपी खपत होती है, और फिर क्या बनता है? दैट इज सक्सीनेट। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सीनेट। फिर सक्सीनेट से बनता है फ्यूमेरेट, और यहां पे गोल्ड पैदा होता है FADH2। और याद रखना यहां पे भी कुछ एटीपी खर्च होता है, कुछ एटीपी क्या होता है? खर्च होता है। तो ध्यान से देखो, यहां पे NADH बन रहा है, FADH2 बन रहा है। यहां पे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? मलेट में। फिर दोबारा क्या बन रहा है? दैट इज NADH बन रहा है, और फिर
ऑक्सलेट बन रहा है और ऑक्सलेट से फिर दोबारा क्या बन रहा है, सिट्रेट, और सिट्रेट दोबारा किससे किसके साथ मिल रहा है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अच्छे से मैं बात करूं तो फिर जब दोबारा साइकिल स्टार्ट होगी तो ये सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलेगा और दोबारा आइसोसिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहां पे NADH बन रहा है, एटीपी खर्च भी हो रहा है, NADH भी बन रहा है, और एटीपी कहां बन रहा है, तो एटीपी आपका यहां पे बनेगा, यहां पे एटीपी बन रहा होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। सर मुझे ये बताओ कि इसको याद कैसे रखा है। याद के लिए भी आपके लिए एक टेक्निक लाई है। क्या टेक्निक लाई है, ध्यान से समझना। देखो, ए फॉर आओ, आओ, सी फॉर चलें, आई फॉर आइसक्रीम, आओ चलें आइसक्रीम, आइस 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 याद रखो, के फॉर क्रीम याद रखो, ठीक है, आइसक्रीम। फिर एस फॉर, एस कहां गया, एस, एस है ना, सक्सेना, ये एस फॉर सूंगते, सूंगते, सूंगते मतलब स्मेल लिखते, सूंगते, सूंगाते। इधर लिखना फरजाना, फरजाना। एम फॉर, एम है ना, एम, एफ फॉर फ्यूमरेट के बाद है एम, एम फॉर मिली, मिली, और ओ फॉर ऑसम, ऑसम। बात समझे कि नहीं? तो याद रखने का स्टाइल क्या है, आओ चलें आइसक्रीम, सूंघते सुंगाते, फरजाना, मिली, ऑसम। कब साइकिल पूरी याद हो जाएगी? बात समझे कि नहीं? और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, 6 इंटू 3 करोगे तो 18 ATP बन जाएंगे, 18 ATP। फिर 2 FADH2 बनेंगे, 2 इंटू 2 करोगे तो कितने बन जाएंगे, 4 ATP बन जाएंगे। बात समझे कि नहीं है? फिर आप 3 ATP बनेंगे, ठीक, 3 ATP बनेंगे, ठीक। और उनमें से 3 ATP बनेंगे, उनमें से एक खर्च हो जाता है, यहां पे खर्च हो जाता है, बनेंगे 3 बट एक खर्च हो जाता है, ठीक है। जब एक खर्च बता रहे हो, नेट में कितने बचेंगे, ATP। तो 18 और 4 22, 22 और 2 कितने हो गए, 24। कब साइकिल में कितने ATP बनेंगे, 24 ATP बनेंगे। बात समझिए, ये कब साइकिल का क्या था, ज्ञान था। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर इधर मैं थोड़ा आपको टोटल करके बताता हूं। देखो समझना, अच्छे से समझना कि टोटल कितने बनेंगे। देखना, अगर आप ग्लाइकोलिसिस को लो, ग्लाइकोलाइसिस को लो, इसमें 8 ATP हैं, 8 ATP हैं। ग्लाइकोलिसिस में कितने हैं, 8 ATP। ग्लाइकोलिसिस में कितने हैं, 8 ATP, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट जो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वो किस में होते हैं, 6 ATP। और फिर एट द एंड कब साइकिल में, कब साइकिल में कितने हैं, कब साइकिल में तकरीबन 24 ATP, 24 ATP। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 6 14, और 14 काउंट करो ना यार, 14 और 24 कितने हो जाएंगे, दैट इज 38 ATP प्रोड्यूस होंगे नेट। नेट कितने प्रोड्यूस होने वाले, 38 ATP। और 2 ATP खर्च हो जाते हैं, ठीक है। वो कुछ रिएक्शंस होती हैं रिस्पायरेशन के बाद भी चलती हैं, 2 ATP वहां पे खर्च हो जाते हैं। तो नेट में हमारे पास 36 ATP, ये 2 ATP जो होंगे, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं लिखा है इसके बारे में, तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रिएक्शन चलते हैं जहां पे ये ATP क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, ठीक। अच्छा उसके बाद ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, आराम से समझना, ये जो ग्लूकोज है ये 10 स्टेप्स करेगा सक्सेसिव रिएक्शन, तो पायरुवेट बनेगा। अब पायरुवेट से एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और ये सिट्रिक एसिड करेगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और ये हमारे पास सिंपल अभी जो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज एरोबिक रिएक्शन में जब जाएगा तो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन और वाटर से। ये सिंपल रिस्पायरेशन रिएक्शन चलती है। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, जब यीस्ट में होती है, यीस्ट में, तो एनारोबिक में क्या होगा, ये पायरुवेट इधर नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में।
क्या है एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे केस में भी होती है? हाँ होती है। तब पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दो लैक्टेट में फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन अ विग्रस कंट्रैक्शन मसल इन एरिथ्रोसाइट इन सम अदर सेल्स एंड इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पता है क्या होता है कि जब इंसान ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ना तो फिर वो पायरुवेट इधर नहीं जाता, पायरुवेट उधर खिसक जाता है। मतलब हमें जो ऑक्सीजन चाहिए और जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है वो हमें इन स्टेप्स में चाहिए। इधर जाने में और इधर जाने में ऑक्सीजन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, और मैंने अभी तक आपको रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल का नहीं बताया है। ओके सर, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको अगर मैं टॉपिक लिखूं ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट मतलब पायरुवेट से क्या क्या बन सकता है? एथेनॉल बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है, और लैक्टेट बन सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा चलें आगे। ये हमारा आ गया बैंक, ईटीएस। ईटीएस याद रखना, ईटीएस जितना आसान है ना, ये इतना आसान है, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ना टीचर इसको, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ये इतना आसान है, देखो ध्यान से क्या होता है, आराम से समझना। ये है ईटीएस। ईटीएस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आराम से करवाऊंगा। इलेक्ट्रॉन, ईटीएस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ATS इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आराम से समझना। ये एक्चुअली में एक बैंक है, ठीक है। क्या करता है ये? NADH को कन्वर्ट करता है ATP में। बात समझ आई? क्या करता है? FADH को कन्वर्ट करता है ATP में। अगर आप इतना भी लिख के आते हो ना, पूरे नंबर देगा। बना किस किस से होता है? बना होता है, इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्सिस। कॉम्प्लेक्सिस आपके सामने है, देखो। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें? 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस 1, कॉम्प्लेक्सेस 2, कॉम्प्लेक्सेस 3 एंड कॉम्प्लेक्सेस 4। ये बताना है उसको कि 4 कॉम्प्लेक्सेस से ये बना होता है। करता क्या? बैंक है, डायमंड को पैसे में कन्वर्ट करता है, गोल्ड को पैसे में कन्वर्ट करता है। बात समझे कि नहीं? ये भी एनर्जी ही है, ये भी एक तरह का पैसा ही है, बट जो पैसा सेल खर्च करता है ना, उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक। अच्छा, ये प्रेजेंट कहां होता है? ये इन द वॉल ऑफ माइटोचॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल में होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसे मोड़ के, अच्छा एक बार फील करना आप, मैं जो बोल रहा हूं मैं आपके लिए ही पढ़ा रहा हूं, कोई इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो वॉल होती है ना, इसमें प्रेजेंट होता है ये ईटीएस सिस्टम, ठीक है। और इसका सेक्शन ये बनाया हुआ, इसका सेक्शन ये बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, ये था वॉल, और इसका सेक्शन क्या बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ है। बात समझ आई कि नहीं? अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अच्छे से समझना होता क्या है, इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। समझ आया कि नहीं है? अच्छा देखो, ये इसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब अंदर चीजें हैं, जहां पे आपने अभी क्या की है? कर्व साइकिल की है ना। और इससे बाहर तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपने क्या किया है? साइटोप्लाज्म में अभी आपने साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ा है? साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ा है चाचा? ओ बिशेरा, साइटोप्लाज्म में पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे होता क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। ये करता क्या है? आराम से सुनना पहले। ये क्या करता है? ये समझना, ये NADH में से समझना, NADH इसमें से प्रोटॉन निकाल देता है, और इस प्रोटॉन को निकाल के साइटोप्लाज्म में फेंक देता है। जैसे ये 4 प्रोटॉन साइटोप्लाज्म में, और जो इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। देखो कहां जाते हैं, कहां ट्रैवल करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या? FMN, फोजिया मेरी नहीं, FMN
बात समझिए नहीं, फिर कहां जाता है ये आयरन सल्फाइड के पास जाता है, ठीक। फिर ये कहां जाता है, यूबिक्यूनोइन के पास जाता है। फिर ये किसके पास जाता है, UQ2 के पास जाता है। फिर इसी तरह से हमारे पास क्या है, दैट इज थर्ड कॉम्प्लेक्स है। समझ आया नहीं, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा ऊपर आता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम से फिर UQH2 में, फिर UQ में, फिर फेरिडॉक्सिन सल्फाइड में, फिर ध्यान से देखना, इधर इधर ध्यान से अच्छे से समझना, इसी के बीच में FADH भी कन्वर्ट होता है, FAD पॉजिटिव H प्रोटॉन, और प्रोटॉन खिसक के कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये प्रोटॉन इधर इकट्ठे हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इसी के साथ इकट्ठे हो जाएगा। बात समझ है कि नहीं आई? अब ध्यान से समझना, इधर इधर ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम में, फिर कपर, साइटोक्रोम, 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 कपर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखो, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होता है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, ये कुछ प्रोटॉन यहां से इधर उठा के लाएगा। ये प्रोटॉन उठाए, ऑक्सीजन मिला, कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां पे बनेंगे वाटर। तो मतलब ऑक्सीजन का फंक्शन रिस्पायरेशन में, ETS में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एंड में इकट्ठा करना है और उसमें से पानी बनाना है। तो रिस्पायरेशन में एंड में पानी बनता है ना, वो ऑक्सीजन की वजह से बनता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन में नहीं होता, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करता, तो वहां पे पानी शानी बनना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहां पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं। ये प्रोटॉन ये स्पीड से ऐसे निकलते हैं और यहां पे ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में। तो ध्यान से देखो, क्या NADH कन्वर्ट हुआ ATP में और क्या FADH कन्वर्ट हुआ ATP में? अच्छा, आप सोच रहे होंगे मास्टर जी ETS में हम ये चीज कैसे याद रखें। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, कैसे याद रखना है, आराम से समझना, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है। आप ये मान के चलो, इधर इधर कंप्लेक्स फर्स्ट में आप सिर्फ FES याद रखो। क्या याद रखो? FES याद रखो। फिर कंप्लेक्स थर्ड में आप सिर्फ साइटोक्रोम याद रखो, चौधरी साहब याद रखो। यहां पे फौजिया याद रखो, यहां पे चौधरी साहब याद रखो, यहां पे अल्ट्रा काजी याद रखो, UK याद रखो, ठीक है, कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां पे सिर्फ आप कपर याद रखो। बात समझ आई कि नहीं है? ये ध्यान में रखना, मैंने क्या क्या बोला है उसको अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं यहां पे आप फौजिया याद रखो, मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पे साइटोक्रोम C याद रखो, यहां पे अल्ट्रा काजी याद रखो, यहां पे कपर याद रखो, ठीक है। एट द एंड आपको F0 में जाना होता है। होप आपको ना होप आपको ये ETS वाला समझ आया होगा। आप 5 कॉम्प्लेक्स हैं, उसको दिमाग में रखो। उसका फौजिया, फौजिया, उसके बाद मैंने क्या बोला, अल्ट्रा चौधरी, फिर अल्ट्रा काजी, कपर, और F0 एंड FN याद रखना है। फरजाना 0 नंबर और फरजाना 1 नंबर याद रखना है। होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी। ये मैंने आपको बेसिक समझाया, ठीक। अच्छा, अब मुझे आपको ये बात समझ आ गई क्या, कि भाई ATP बनता है, ATP ही सेल को चाहिए होता है, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है। एनर्जी किसकी शक्ल में बनती है? ATP की शक्ल में। नेट में एंड में ATP बनना चाहिए, शायद बाद में NADPH बने, FADH बने, बट उनको भी बाद में कन्वर्ट कौन करता है? ETS होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो 2 मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर होता है। और कोई चीज बतानी है? अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ATP बनता है, वहां पे एनर्जी निकलती है, वहां से एनर्जी निकलती है। तो आज आपको पूरा क्लियर भी हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद है रिस्पायरेटरी कोशेंट। इसके बाद क्या है? रिस्पायरेटरी कोशेंट। इस पे सवाल आएगा पक्का, इस पे बहुत बार सवाल आया। देखो, रिस्पायरेटरी कोशेंट, रिस्पायरेटरी कोशेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट टू द ऑक्सीजन इन। मतलब ये एक रेशो है, जो ये बताती है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई और कितनी ऑक्सीजन अंदर आई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या,
कि एक्सपायरेशन कितनी की और इंस्पायरेशन कितनी की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट के लिए रिस्पायरेशन क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट निकालो तो वो क्या आता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं और 6 ऑक्सीजन अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये 6 से 6 का कैंसिल, आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, प्रोटीन के लिए 0.8 होता है, फैट के लिए 0.7 होता है, अल्कोहल के लिए 0.6 होता है। और ऑर्गेनिक एसिड के लिए रिस्पायरेटरी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी होती ही है। होप आपको ये वाला लेक्चर भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से ये रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स आपको करवाया है और कोशिश की है कि आपको हर एक चीज समझ आए। मेरी बात मान के चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेगा, ठीक है। जो रट्टा मारना है उसको रट्टा मारना है अच्छे से, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से सब्सिक्वेंट है और कौन कौन से सब्सिक्वेंट आपने याद रखने, मतलब कौन कौन से रीएजेंट आगे वाले बन रहे हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आगे वाला, वो याद रखता है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।